तो स्टूडेंट्स पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ का ओरिजिन कब हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है कम से कम नहीं तो 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। व्हाट डू यू मीन बाय बिलियन? तो आपको पता होगा कि 1000 होता है, 1000 ईयर्स बोलते हैं हम इसको। फिर एक बोलते हैं हम 1 लाख ईयर्स, ठीक है ना, जो 100 जो है 1000 हो जाएंगे। देन 1 मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन बेसिकली 10 लाख होता है। और 1 बिलियन क्या होता है? 1 बिलियन बल्कि 10 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एनोटेशंस होती हैं, आपको समझ में आ जाएंगी ये। तो बिलियन जब लिखा हो तो समझ जाना बिलियन ज्यादा पुराना है इन कंपैरिजन टू मिलियन। देन जो गैलेक्सीज की बात करें, गैलेक्सीज बेसिकली क्या है, देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा अगर हम और एक्सप्लेन करें तो बेसिकली क्या है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। अलग अलग तरीके के स्टार्स हैं, जैसे सन भी हमारा एक स्टार है, और ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिससे मिलकर के बनते हैं गैलेक्सीज। जैसे हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ये बात आपने जरूर सुनी होगी। तो ऐसे में नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं जिनका क्लस्टर मिलकर के यूनिवर्स बनाता है। और अगर हम बात करें गैलेक्सी किसकी बनी है, तो गैलेक्सी कंटेन्स स्टार्स, और वो स्टार्स जो हैं कहीं ना कहीं क्लाउड्स ऑफ गैसेस के और डस्ट के बने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपके स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, जो डस्ट है, गैसेस हैं, ये सब मिलकर गैलेक्सीज बनाती हैं, और गैलेक्सीज मिलकर के यूनिवर्स बनाता है। अल्टीमेटली उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं, जो फाइंडिंग्स है हमारी, कि कहीं ना कहीं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन हुआ है। और धीरे धीरे वो अर्थ जो है बहुत ज्यादा कोल्ड थी, और कोल्ड होने के बाद वहां पर धीरे धीरे वार्मिंग शुरू हुई, एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, और आज जो हमारी अर्थ है हमें इस तरीके की दिखती है, जहां पानी हमें दिखता है अर्थ के ऊपर। लेकिन क्या ये प्रोसेस एग्जैक्टली ऐसा ही था? कुछ साइंटिस्ट का अपनी अपनी बातें कहने की है। जैसे कि एक हाइपोथेसिस है जो एक्सेप्टेड है कहीं ना कहीं, वो है बिग बैंग थ्योरी। What is a बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी का ये मानना है कि भाई एक बहुत बड़ा क्या हुआ होगा, एक्सप्लोजन हुआ होगा। एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसके बाद जो है जो मास था वो पूरी तरह से फैल गया हमारा सोलर सिस्टम में, और सेंटर में जो एक बहुत ही जहां पर हीलियम गैसेस का कहीं ना कहीं एक फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, हीट एक्सट्रीमली जनरेट हो रही है, वो बन गया सन। तो बीच में आ गया सन, और आगे की तरफ जो एक्सप्लोड होने के बाद गरम गरम कुछ जो है स्ट्रक्चर्स बने, वो इस एक्सप्लोजन से कहीं ना कहीं बने हैं। अर्थ भी इसी तरीके से एक्सप्लोजन के बाद बनी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ठंडी होती गई। ठंडी होने के बाद वो इतनी ठंडी हो गई कि एक फ्रोजन लेयर की तरह जम गई, और एटमॉस्फेयर होने के बाद धीरे धीरे वो गर्म होनी शुरू हुई, जिसके बाद लाइफ का ओरिजिन वहां पर हुआ। तो ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक अनइमेजिनेबल लार्ज एक्सप्लोजन हुआ है जिसने यूनिवर्स को पूरे के पूरे क्रिएट किया है। और उस यूनिवर्स का एक गैलेक्सी हमारा मिल्की वे, जिसमें से अर्थ हमारा एक छोटा सा पार्ट, तो हम बिल्कुल एक माइन्यूट पार्टिकल की तरह हैं इस पूरे यूनिवर्स में। प्लस ये कहता है कि यूनिवर्स धीरे धीरे अब एक्सपेंड भी कर रहा है। इसके भी साइंटिस्ट को बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। आइंस्टाइन की भी थ्योरीज जो हैं, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, वो थ्योरीज भी ये बात को साबित करती हैं कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। और फिर ये बोला गया कि एक्सपेंड होने के बाद हमारी जो अर्थ है वो धीरे धीरे कूल हुई, जो मटेरियल था वो धीरे धीरे कूल होता गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन। जो उसका कोर है वो जो हैवी मेटल्स का बनता चला गया, और अर्थ की जो क्रस्ट है वो क्रस्ट क्या हो गई, धीरे धीरे ठंडी होती गई। तो हमारे अर्थ का जो आज भी कोर है वो ऐसा माना जाता है, स्टडी साइंटिफिक फैक्ट्स ये बात बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मॉल्टन लावा की तरह है और बहुत ही ज्यादा हॉट है। और अर्थ की डिगिंग जब हम करते हैं तो 5 से 10 किलोमीटर पर पहुंचते पहुंचते हम उस टेम्परेचर को इंक्रीज होते हुए महसूस कर पाते हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह से कूल डाउन करते करते वो मटेरियल आज की प्रेजेंट डे गैलेक्सी बन चुका है। तो अर्ली अर्थ की सिचुएशन कैसी रही है? हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके लिए कहा जाता है ये 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी है। तो इसीलिए वो फैक्ट बोला जाता है कि अर्थ भी 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। ठीक है, तो ये हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे। तो यहां पर पहले कहते थे कि अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं। आज जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना है, और पहले के टाइम पर एटमॉस्फेयर था नहीं, और जो गैसेस थी वो भी कौन सी थी? वाटर वेपर,
मीथेन गैस थी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड थी CO2 और अमोनिया गैसेस थी, अमोनिया NH3। ये जो गैसेस थी ये मॉल्टन मास जो हमारा अर्थ का था उसमें से ये अमोनिया गैसेस या ये जो मीथेन गैसेस हैं ये रिलीज हो रही थी और धीरे धीरे इन्होंने एटमॉस्फेयर को बनाना शुरू किया। स्टूडेंट्स यहां पर एक बात जानने की है कि क्या ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है कि भाई आज हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होनी होगी तो ऑक्सीडेशन पहले हो जाएगा, तो यहां पर ऑक्सीजन का रोल होगा रिएक्शन में। 29% हमारे अर्थ का आज जो गैसेस है वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कंटेन करता है, लेकिन देखो ऑक्सीजन पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में था ही नहीं। यूवी रेज आई, जब ये इनिशियल गैसेस थी उस पर यूवी रेज आती हैं और वो क्या काम करती हैं? वाटर को ब्रेक डाउन करती हैं इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये जो लाइटर हाइड्रोजन है ये प्रोड्यूस होती है। ये सेकंड पॉइंट यहां पर निकल करके आता है। फिर ये ऑक्सीजन जो बनती है वो कंबाइन कर जाती है अमोनिया के साथ और फिर फर्दर गैसेस बनती हैं, वाटर बनता है, CO2 बनता है और गैसेस बनती हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होता रहा एंड अल्टीमेटली ये जो वाटर है ये क्रेटर्स में अर्थ के बनने के बाद जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें ये पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद हमारी अर्थ पर वाटर अराइज होता है, जिसके बाद लाइफ फॉर्म्स अराइज होती हैं उसमें और वो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं। साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि जो लाइफ फॉर्म आई वो सबसे पहले पानी में अराइज हुई होगी, उसके बाद वो लाइफ फॉर्म लैंड पर आई। इसके बाद जो है ओजोन लेयर बनती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जब हमारी अर्थ धीरे धीरे कूल करती है, वाटर वेपर्स बारिश की फॉर्म में गिरते हैं, ओशंस बन जाते हैं, तो अल्टीमेटली 500 मिलियन ईयर्स के बाद, मतलब 500 मिलियन ईयर्स पहले, तो 4 बिलियन ईयर्स के बाद, 4.5 भी समझ लो करीबन, ऐसा कहा जाता है 4 बिलियन सालों के बाद जाकर के लाइफ अराइज हुई और वहां पर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में ऑलमोस्ट उसके बाद 4 बिलियन साल लग गए लाइफ को आने में। देन डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट थ्योरीज को पुटअप किया है ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट में। अब मैं उन थ्योरीज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए प्रीबायोटिक जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जब लाइफ नहीं हुआ करती थी तो नाइट्रोजन का रोल था, CO2 का रोल था, अमोनिया का रोल था, हाइड्रोजन जो है बन रहा था आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल्स, अल्टीमेटली ओशंस बने। लेकिन मॉडर्न एटमॉस्फेयर में जो रोल है वो ज्यादा से ज्यादा रोल किसका है? ऑक्सीजन का यहां पर रोल है। CO2 और जो मीथेन है वो इतना कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है, प्लस वाटर भी यहां पर एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारा आज का प्रेजेंट डे सिनेरियो है गैसेस का कॉम्पोजिशन, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। इस तरीके से वेंट दिखा रखे हैं जहां वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, किस तरीके से हमारा मॉल्टन लावा बाहर निकलता है अर्थ में से और वो अमोनिया, मीथेन, CO2 ऐसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अमोनिया, मीथेन, ये मीथेन है, ये अमोनिया है, यहां पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर कैसा था पहले के टाइम पे? एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग। लेकिन आज के टाइम में एटमॉस्फेयर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव अर्थ के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर्स थे। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की। कौन कौन सी थ्योरी है? आपके सिलेबस में कुछ थ्योरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन। भाई भगवान है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स क्या कहती हैं? हर तरीके की रिलीजियस टेक्स्ट बुक यही कहती है कि भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, जो भी आप कहो, जिस भी नाम से आप बुलाओ, एक सुप्रीम पावर ने, एक डिवाइन पावर ने क्रिएट किया इस पूरी अर्थ को। अर्थ को क्रिएट करने के बाद उसने यहाँ पर ह्यूमंस को बनाया और लाइफ यहाँ पर ओरिजिन हुई। तो लाइफ किसी भी फॉर्म में ओरिजिन हुई हो, उसका पीछे का कर्ता धर्ता कौन है? गॉड है। ठीक है, नेक्स्ट आती है तो ऑब्वियसली वो थ्योरी ऑफ जो आपकी स्पेशल क्रिएशन है वो रिलीजियस पर्पस के लिए तो सही है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी थ्योरीज आई, जैसे कि थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, कॉस्मिक थ्योरी। कॉस्मिक थ्योरी क्या कहती है? कॉस्मिक थ्योरी कहती है कि भाई कुछ ग्रीक थिंकर्स थे, उनका ये कहना था कि जो पैंसपर्मिया है, ये जो वर्ड है ये बताता है स्पोर्स को। तो इस वर्ड का क्या मतलब है? स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? जो सुटेबल एनवायरनमेंट पर टच करते हैं और जर्मिनेट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी यही कहते हैं कि जिस तरीके के स्पोर्स आउटसाइड अर्थ
कहीं से आए होंगे, कोई इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स होंगे, मीटियोर्स होंगे, मीटियोराइट्स होंगे जो आकर के अर्थ पे टकरा गए होंगे और अर्थ पर टकराने के बाद वहां बाहर से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तरीके से स्पेस से लाइफ अर्थ पर आई होगी और वो स्पोर की फॉर्म में आई होगी, जिसका धीरे धीरे इवोल्यूशन होने के बाद लिविंग फॉर्म्स में डेवलपमेंट हुआ। कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी को मानते हैं कि ये सही है। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा नहीं, लाइफ जो है स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाती है, लाइफ को अराइज होने के लिए किसी और तरीके की लाइफ फॉर्म की जरूरत नहीं है, वो तो स्पॉन्टेनियस है। भाई पहले ये माना जाता था एक टाइम पर कि जहां भी मिट्टी है, जहां भी दलदल सा है, वहां फ्रॉग्स आ जाएंगे। तो क्या मिट्टी में से निकल रहे हैं फ्रॉग्स? ऐसा माना बिल्कुल लोगों ने। कुछ ने कहा कि कुछ नहीं है, मीट खुला छोड़ दो। आप मीट को खुला छोड़ते हो, खाने को खुला छोड़ते हो, देख लेना कुछ टाइम बाद कीड़े पड़ जाएंगे। तो वो कीड़े कहां से आए? वो तो गंदे मीट से आए, वो तो इस तरीके से खाने को सड़ने से आए। तो क्या नॉन लिविंग से लाइफ आ रही है? बिल्कुल। इनका मानना था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ अपने आप ही जनरेट कर रही है, नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ अपने आप अराइज कर गई। तो क्या ये थ्योरी सही है? इसके एक्सपेरिमेंट्स भी थे, कुछ साइंटिस्ट ने अपने एविडेंसेस भी शो करे। रेड्डी नाम के एक साइंटिस्ट थे, रेड्डी, ये रेड्डी नहीं है, ये रेड्डी है। रेड्डी साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट्स किया विद रिस्पेक्ट टू मीट, और वही जो मीट वाली मैं बात कर रहा हूं कि भाई मीट खुला रखा है तो उस पे जो है फ्लाइज आ गए। इन्होंने इस तरीके से मैगट्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन इन सब साइंटिस्टों की बात को सुनकर के लुईस पैस्चर नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने ये बोला कि मैं रिजेक्ट करता हूं कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। उन्होंने ये बोला कि लाइफ जो आती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है वहां से अराइज कर जाएगी जहां पर जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। लाइफ लाइफ से आती है। उसके लिए उन्होंने एक स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या काम किया था कि इसमें इस तरीके से एक फ्लास्क लिया था जिसमें इन्होंने यीस्ट को रखा था, किल्ड यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट क्या हो गया? आपको पता है कि भाई यीस्ट जो है शुगर सिरप पे ग्रो करते हैं, एक तरीके के सिंगल यूनिसेलुलर फंगस हो गए। और वो इस तरीके से इन्होंने क्या काम किया, एक स्वान नेक लिया। स्वान नेक कैसी शेप हुई? उसकी कुछ इस तरीके से शेप हुई, एक कर्व्ड शेप हुई, ठीक है ना। और यहां पर उन्होंने हीट अप्लाई करी यीस्ट के ऊपर। जब उन्होंने हीट अप्लाई करी तो क्या हुआ? क्या यहां पर जो है यीस्ट जो होगा वो जिंदा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो मर जाएगा। और इन्होंने फ्लास्क को थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। जब इन्होंने फ्लास्क को थोड़े टाइम के लिए ऐसे छोड़ा तो इन्होंने यहां से ऑब्जर्व किया कि भाई कोई भी एयर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं थी इस फ्लास्क के। और फ्लास्क के अंदर एक बार जब हीटिंग करने के बाद हमने उसमें यीस्ट मार दिए तो बाद में हमें कोई भी किसी भी तरीके का बैक्टीरिया नहीं दिखता है। इसका मतलब जब लाइफ खत्म हो गई एक बार तो नई लाइफ यहां पर अराइज नहीं हुई। लेकिन स्टूडेंट्स इन्होंने दूसरे तरीके से भी एक्सपेरिमेंट को किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया? सेम चीज यहां पर रिपीट करी। इन्होंने यीस्ट को किल किया। किल करने के बाद फ्लास्क को यहां से स्वान नेक नहीं रहने दिया, काट दिया। और ये फ्लास्क यहां से ऊपर से काटने के बाद ये ओपन हो गया फ्लास्क। जब ये ओपन हो गया तो ऑब्वियसली ये एयर के कांटेक्ट में आ गया। अब एयर के कांटेक्ट में आया तो अंदर जो है ब्रॉथ था उसमें क्या है? वो तो शुगर सिरप है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रॉथ है, वो तो न्यूट्रिएंट मीडिया है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब अगर वहां पर न्यूट्रिएंट्स हैं तो एयर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस ब्रॉथ के कांटेक्ट में आए और इन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, जिसके बाद एविडेंस मिले कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो वो बैक्टीरिया अगर यीस्ट की वजह से आता, नॉन लिविंग की वजह से आता, तो इसमें भी मिलना चाहिए। लेकिन वो नॉन लिविंग की वजह से नहीं आया, वो एयर में प्रेजेंट कुछ कंटेमिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी वजह से ये फ्लास्क में बैक्टीरिया मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट और किया जहां पर हीट किल्ड करने के बाद यीस्ट को, फ्लास्क को टिल्ट कर दिया। इन्होंने साइडवेज टिल्ट किया तो ऑब्वियसली जो ब्रॉथ था वो अब कांटेक्ट में आ गया उस स्वान शेप के। जब उसके कांटेक्ट में आया तो अगेन यहां पर वो एयर के कांटेक्ट में आया और फिर वहां बैक्टीरिया मिल गए। तो इससे बहुत क्लियरली समझ में आया कि जब स्वान नेक थी फ्लास्क की तो एयर जो थी वो डायरेक्टली ट्रेवल नहीं कर पा रही थी एक तरीके से। और ये जो ब्रॉथ था ये कहीं ना कहीं एक मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट में नहीं था आउटसाइड एयर के।
और वो कांटेक्ट में इतना ज्यादा नहीं था, तो ये जिस तरह से ये ओपन नेक कांटेक्ट में था या ये टिल्ट करने के बाद कांटेक्ट में था जिसकी वजह से बैक्टीरिया आए, लेकिन फर्स्ट वाले केस में वो बैक्टीरिया नहीं डेवलप हुए उस ब्रॉथ के अंदर। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने, मैंने लिख दिया है, इन्होंने किल करके यीस्ट सेल को स्टेरलाइज करके फ्लास्क को रखा था। ओपन में रखा था तो बैक्टीरिया आ गए थे, और जब नहीं रखा था तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां डेवलप नहीं कर पाए, जिससे ये थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है कि भाई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है। क्या लिखूंगा मैं यहां पर? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसका मतलब लाइफ अराइज होती है लाइफ से, ठीक है, लाइफ इज अराइजिंग फ्रॉम दी लाइफ। जबकि ये कहती थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कि भाई मड से, स्ट्रॉ से, रॉटन मटेरियल से भी लाइफ अराइज हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के बाद एक साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट थे अलग अलग, एक का नाम था ओपेरन और एक का नाम था हाल्डेन। अब ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक थ्योरी दी जिसे हमने बोला ओपेरन हाल्डेन थ्योरी। ये थ्योरी थी केमिकल एवोल्यूशन की। केमिकल एवोल्यूशन क्या हुआ? इन लोगों का ये मानना था कि लाइफ डायरेक्टली इस तरह से अराइज नहीं हुई। एक सेल को देखो, अगर एक सिंगल सेल की बात करें तो उसके अंदर मटेरियल क्या क्या है? उसके अंदर आरएनए मटेरियल होगा, उसके अंदर प्रोटीन मटेरियल होगा, डीएनए मटेरियल होगा, भाई उसके अंदर कुछ पॉलीसैकेराइड्स होंगे। और इन सबको अगर मैं ध्यान से देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स पहले बने होंगे। भाई सेल बनानी है तो इन बायोमॉलिक्यूल्स का बनना तो सबसे पहले जरूरी है। जब ये बायोमॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली बन गए होंगे तो आपस में मिलने के बाद इन्होंने एक सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो इनकी थ्योरी थी केमिकल इवोल्यूशन की, मतलब कि ओरिजिन जो हुआ इनिशियली लाइफ का वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से ही हुआ होगा, और ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो थे, इन्होंने आगे जाकर के लाइफ बनाई। इसे उन्होंने बोला केमिकल एवोल्यूशन। ऐसी कंडीशंस रही होंगी अर्थ पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसकी वजह से ये केमिकल एवोल्यूशन फेवर हो गया। जैसे कि उन्होंने बोला सबसे पहला पॉइंट हाई टेम्परेचर था एक्सट्रीमली उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसके बाद वॉल्केनिक स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा आते थे और हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था एटमॉस्फेयर। आज कैसा एटमॉस्फेयर है? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ओपेरन हाल्डेन की थ्योरी आज भी आज के प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज का हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है, जबकि पहले का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर भी था। तो कैसी गैसेज वहां पर बनी? भाई हमारा जो है CH4, मीथेन, अमोनिया, ये तो बात मैं बता ही चुका हूं, वाटर। इस तरीके का एटमॉस्फेयर रहा होगा, जिसके बाद जो एवोल्यूशन हुआ वो केमिकल एवोल्यूशन का था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की वजह से। इन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी, इन्होंने सिर्फ बातें कही थी, लेकिन इन बातों को प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था मिलर। तो स्टैनले मिलर हम बोलते हैं उस साइंटिस्ट को, स्टैनले मिलर। दो इंडिविजुअल्स थे, एक थे यूरी और एक थे मिलर। तो यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। एक जो है गाइड थे और एक PhD स्कॉलर थे। एनीवेज, मिलर ने ये एक्सपेरिमेंट अपना जो है कहीं ना कहीं कंडक्ट किया लेबोरेटरी में। लैब में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किया तो उन्होंने एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। मैं अब इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा और फिर इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या काम किया? एक गैस चैम्बर क्रिएट किया। मान लो एक बड़ा सा फ्लास्क लिया, क्लोज्ड एकदम, बिल्कुल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्लोज्ड है आउटसाइड एटमॉस्फेयर से। तो ऐसा आउटसाइड जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश है यहाँ पर। इन्होंने इस फ्लास्क के अंदर गैसेस ली, और वो कौन सी गैसेस हैं? वही गैसेस जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका मानना था, ओपेरन एंड हाल्डेन का मानना था कि वो गैसेस कौन सी थी? मीथेन, अमोनिया, यहाँ पर वाटर एंड हाइड्रोजन। इस तरह के गैसेस इन्होंने इस चैम्बर में ले ली। अब हाई टेम्परेचर की वजह से इन गैसेस के बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा। इन्होंने क्या काम किया? इलेक्ट्रोड्स ले लिए। इलेक्ट्रोड्स ने क्या काम किया है? इलेक्ट्रोड्स ने वो काम किया जो लाइटनिंग ने किया होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। लाइटनिंग जब होगी तो लाइटनिंग की वजह से बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, इन एटम्स को मिलेगी, जिसकी वजह से आपस में ये इंटरेक्ट करेंगे। इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इन्होंने कहा भाई दो इलेक्ट्रोड है, मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करके लाइटनिंग इफेक्ट दूंगा जैसे कि उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हुआ होगा।
फिर इन्होंने यहां पर क्या काम किया, पानी डाला, क्योंकि वाटर वेपर्स तो चाहिए ही एटमॉस्फेयर में, वो पहले भी थी, और कंडेंस किया पानी को, और वो जो है वाटर बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने जब ऐसा सिस्टम क्रिएट किया तो जो भी मॉलिक्यूल्स यहां बने होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे इस ठंडे पानी में। यही हुआ एग्जैक्टली। जो ये ड्रॉपलेट्स हैं, इनको यहां पर ये ड्रॉपलेट्स पानी की मिलने लगी, और इन पानी की ड्रॉपलेट्स में इन्हें मिले बायोमॉलिक्यूल्स। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स? इन्हें अमाइनो एसिड्स मिले, इन्हें कुछ पॉलीसैकेराइड्स मिले, और जब गैसेस की कंपोजिशन को इन्होंने चेंज किया, इलेक्ट्रोड्स को, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है उसको चेंज किया, तो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स भी, बायोमॉलिक्यूल्स इनको मिलने लगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था जहां पर ये देखिए इन्होंने पानी को बॉईल किया तो वाटर वेपर्स आ गई होंगी, वाटर वेपर्स के बाद यहां पर स्पार्क क्रिएट हुआ इन गैसेस के बीच में, तो कुछ बायोमॉलिक्यूल्स बने होंगे। उन मॉलिक्यूल्स को इन्होंने क्या काम किया, कंडेंस किया। कंडेंस करने के बाद उन्होंने यहां पर उन्हें इकट्ठा कर लिया, और एक जो है टैप लगा दिया कि उनको यहां पर इकट्ठा करके अलग निकाल करके उन पर एक्सपेरिमेंट हो कि वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है। इस तरीके से इन्होंने इसको सबसे पहली बार प्रूव किया कि केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी बिल्कुल सही है, कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स ही बने होंगे जिसके बाद लाइफ फॉर्म आई। लेकिन स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन इस मिलर के एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी कमियां थी, वो सब आपको यहां नहीं पढ़नी है। लेकिन इस बात को साइंटिस्टों ने, ज्यादातर ने एक्सेप्ट किया कि भाई कुछ ना कुछ इस तरीके का सिस्टम तो क्रिएट हुआ ही होगा जहां बायोमॉलिक्यूल्स का बनना ज्यादा जरूरी है एक प्रिमिटिव सेल के बनने से लिए। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट है यहां पर। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। केमिकल एवोल्यूशन के लिए इन्होंने एविडेंस दिया, स्टैनली मिलर इनका नाम था, और यूरी जो थे ये दूसरे साइंटिस्ट थे। 1953 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। फ्लास्क में इन्होंने ये वाली गैसेस ली। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इन गैसेस के नाम आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क में। हो सकता है कि पूरा एक्सपेरिमेंट भी आपको बनाने के लिए आए या इन गैसेस के नाम पूछे जाएं, प्लीज ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर 800 डिग्री का रखा इन्होंने, बिल्कुल एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी लाइटनिंग का इंपैक्ट देने के लिए इन्होंने यूज किया। ऐसी कंडीशंस जब उन्होंने डेवलप करी तो एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की आर्टिफिशियली कोशिश थी। इसके बाद इन्हें अमाइनो एसिड्स ऑब्जर्व हुए, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस किसमें होते हैं? आरएनए या डीएनए, जेनेटिक मटेरियल में। तो हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो नाइट्रोजनस बेसिस मिले, कुछ पिगमेंट्स मिले, फैट मॉलिक्यूल्स मिले, और दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को जब करने की कोशिश करी तो वो दे रियलाइज कि हाँ इस तरीके के बायोमॉलिक्यूल्स तो मिल रहे हैं। अलग अलग तरीके के मीटेराइड्स भी जो अर्थ पे आए, उनके कंपाउंड्स को भी जब स्टडी किया गया तो कुछ सिमिलर कंपाउंड्स मिले, और इससे ये पता लगा कि ये जो एटमॉस्फेयर में अर्थ पे हो रहा था, इस तरीके का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो चीजें बन रही थी, ये तो दूसरे प्लैनेट्स पर, दूसरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज में भी कहीं ना कहीं बन रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट वहां भी हो रहे थे। तो केमिकल एवोल्यूशन को मोर और लेस एक्सेप्ट कर लिया गया कि बायोमॉलिक्यूल से ही लाइफ बनी होगी। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। इसकी वजह से अल्टीमेटली इन बायोमॉलिक्यूल्स को मिला करके सबसे पहली सेल कोई बनी है, और इन्होंने ये बोला कि ये नॉन सेलुलर लाइफ जनरेट हुई। अभी लाइफ नहीं बोल रहे क्योंकि एक सेल पूरी तरह नहीं बनी, सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ मिले हैं आपस में, और इस तरीके की नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई होगी। मतलब 3 बिलियन ईयर्स अगो ये इस तरीके की नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म है। नॉन सेलुलर का मतलब अभी कंप्लीट सेल नहीं है। इसके बाद क्या मॉलिक्यूल्स बने होंगे? आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ऑलरेडी बता दिया मैंने। जब ये सब मिले तो सेलुलर लाइफ फॉर्म आती है करीबन 2000 मिलियन ईयर्स अगो, पहले 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो ऑब्वियसली उसके बाद, और उसको सेल को हम कह सकते हैं भाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हुए। लेकिन इस तरीके की सेल कहां बनी है? ये बनी है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, पानी में। तो सबसे पहली इस तरीके की सेल पानी में बनी होगी, उसके बाद में ये कहीं ना कहीं इवॉल्व हुई, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स बनती चली गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा एक यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया फर्स्ट सेल का ओरिजिन की बात हुई। और इसके बाद जो लाइफ फॉर्म होती है उसे हम कह सकते हैं ए बायोजेनेसिस, लाइफ फॉर्म आई। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती थी लाइफ अराइज होती है लाइफ से, लेकिन लाइफ से अराइज नहीं होती। ये चीज प्रूव हो जाती है कि लाइफ अराइज होती है फ्रॉम सम नॉन लिविंग बायोमॉलिक्यूल्स। नॉन लिविंग मैटर नहीं बोला जाएगा यहां पर,
नॉन लिविंग मैटर का मतलब ये नहीं है कि भाई मड से जो है फ्रॉग राइज हो रहा है या हवा में जो है मैगेट्स आ गए, नहीं, हम बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर के सबसे पहली लाइफ आई होगी, सबसे पहली सेल आई होगी। लेकिन इसमें जो साइंटिस्ट ने कंफर्म किया वो ये था कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, सबसे पहले तो ए बायोजेनेसिस हुआ, बायोमोलिक्यूल से एक सिंगल लाइफ बनी होगी, लेकिन देन बायोजेनेसिस एवर, और एक बार जब लाइफ अराइज हो गई तो लाइफ से ही लाइफ आ रही है। तो ये दोनों बातों को जोड़ करके बोला गया कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, सबसे पहले तो ए बायोजेनेसिस ही होगा, जहां पर ये स्लोली इवोल्यूशनरी फोर्सेस की वजह से नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स ने मिलकर के एक सबसे पहली सिंगल सेल बनाई होगी। लेकिन उसके बाद ए बायोजेनेसिस होने के बाद फिर बायोजेनेसिस ही हुआ, जहां पर लाइफ से लाइफ बन रही थी। इस तरीके के एविडेंसेस साइंटिस्ट ने दिए और ये मोस्ट एक्सेप्टेड एविडेंसेस भी हैं। ये बताता है कि हमारी लाइफ नॉन लिविंग से आई, इन बायोमोलिक्यूल से आई, और ये केमिकल इवोल्यूशन को बताता है। तो केमिकल इवोल्यूशन क्या है, आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया। यूरी एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट भी समझ में आया। इस एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से पढ़ के जाइए, इसका डायग्राम को पढ़ के जाइए। एग्जाम में आपसे लेबलिंग पूछ सकता है, गैसेस के नाम पूछ सकता है, साइंटिस्ट के नाम पूछ सकता है। आई होप ये टॉपिक समझ में आया आपको। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।